हम उपस्थित हैं आज अभी आप सभी के सामने। आज एक जो विषय निकल के आया है, कल हमारे देश में भारत का बजट प्रस्तुत हुआ, जिसमें बहुत सारी लोगों ने कमियां कही, सबने अपने अपने हिसाब से कुछ विषय निकाल के दिए हैं। कोई कहता है ये किसानों के पक्ष में नहीं है, कोई कहता है किसानों के पक्ष में है। हर प्रकार से अलग अलग बातें सामने आई हैं। तो आज हम उपस्थित हैं इस विषय को लेकर और चर्चा करेंगे कि ये बजट में देश के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, जो मिडिल क्लास है उनके लिए, किन लोगों के लिए ये बजट है और किस प्रकार का बजट है, इसमें क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इनकम टैक्स में क्या फायदा मिला है या नहीं मिला है, ये चीजें सस्ती हुई हैं या नहीं हुई हैं, या अगर बात रोजगार की जाए कि रोजगार सृजन की बात हो रही है, क्योंकि अभी ताजा ताजा प्रयागराज में, बिहार में कुछ घटनाएं घटी रोजगार को लेकर। तो वह एक विषय है। तो इस बजट में क्या निकल के आया है, ये हम देखते हैं और चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं, जिनमें हमारे पहले खास मेहमान है जहांगीर जी, जो प्रदेश सचिव मोदी विचार मंच से हैं। शिवराज जी चंद्रौल कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता हैं। पूजा कश्यप जी हैं आम आदमी पार्टी से। दिनेश शर्मा जी हैं जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अनिल यादव जी हैं जो किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में आपका विशेष स्वागत है। और एक सबसे बड़ा विषय है कि जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें मैं सबसे पहले कमेंट चाहूंगा, टिप्पणी चाहूंगा जहांगीर जी से, क्योंकि आपके पार्टी के माध्यम से ये 10वां बजट प्रस्तुत हुआ है। इसमें क्या है जो आम आदमी के लिए और अन्य समाज के लिए, किसानों के लिए लाभान्वित हो सकता है? सर ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे कुछ। हाँ सर, आप अच्छे से दिखाई दे रहे हैं सर। दिखाई दे रहा हूँ सर। ये चल रहा है कि पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो बजट पेश किया गया है वो बहुत अच्छा है और अमृतकाल है। बजट तो सब चल ही रहा है और देश की जनता सारी खुश है इससे। शिवराज जी नहीं दिख रहे हैं। शिवराज जी, मेरी आवाज आ रही है? नहीं दिख रहे हैं। आवाज तो आ रही है सर। आपका बैक कैमरा चालू हो गया है शायद। नहीं, मेरा बैक कैमरा नहीं है, मेरा फ्रंट कैमरा ही चालू है। हाँ, अब आप दिखाई दिए। तो जैसे कि जहांगीर जी आप बता रहे थे कि देश खुश है, समाज खुश है, किस प्रकार से है सर? कैसा है अमृतकाल? क्या अमृतकाल है, समझाइए प्लीज। साल 2025 तक के लिए श्रीमान जी, इसके अंदर जो चल रहा है कोरोना काल से लेके सारी जो चीजें हैं, जो भी बजट के अंदर आई थी वो पहले से जो चल रही थी ना ही तो कुछ उसके अंदर बढ़ाया गया है। और कुछ चीजों पे जैसे मोबाइल वगैरह पे छूट दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर कुछ छूट दी गई है। और अपने इधर से मतलब किसानों के लिए भी जो है फायदे वाली बात है इस बजट में। जनता के हित में है ये और जनता इससे बहुत खुश है। तो अब इसका कमेंट तो शिवराज जी देंगे। मैं शिवराज जी पहले आपसे ही पूछूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं और मैन विपक्ष हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको रुपेश, हाँ देखिए रुपेश, मैं बताऊं कि जहांगीर जी की मनोदशा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि भाजपा का बजट है, भाजपा के वो है यहाँ पे, तो उनके लिए तो सब चंगा सी। लेकिन आज भी मैं पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल डीजल पे 2% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। इतने पेट्रोल डीजल की कीमत होने के बाद भी क्या आप इसे अच्छा बजट मानते हैं? 80C में कोई छूट नहीं दी है आज तक। अभी इस बजट में 80C में जो आम आदमी अपनी बचत करता है, उस बचत पे सरकार ने कोई छूट नहीं दी है। क्या ये आम आदमी का बजट है? कारपोरेट टैक्स में की गई है, कारपोरेट टैक्स जो है उसे कम किया गया है इस बजट में। तो मैं नहीं समझता कि इससे आम आदमी को कोई फायदा होगा। इससे अगर फायदा होगा तो अंबानी, अडानी जैसे बड़े कारपोरेट लोगों को फायदा होगा। आयकर का जो स्लैब है उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं किया गया है। 2 साल तक का आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं रिटर्न के माध्यम से तो वो आप नहीं निकाल सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ये जो बजट है ये आम आदमी के लिए बेहद फायदेमंद होगा। किसानों की बात की, मैं आपको अभी भी बता दूं कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो आज भी किसानी जो है वो घाटे का धंधा बन के रह गया है। हर
मिनट में किसानों की मौत हो रही है। हमारे किसान संघ के लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत आंदोलन किए थे। आपको याद होगा जहांगीर जी, ये आप ही की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने किसानों पे वाटर कैनन चलवाई थी, किसानों को लाठियां भांजी थी, उनके रास्ते में कीलें ठोक दी थी। और आज भी किसानों की स्थिति ये है कि किसान का जो खाद है, चाहे वो डीएपी हो या यूरिया हो, उसका मूल्य बढ़ा दिया और उसकी मात्रा में कटौती कर दी है। 5 किलो प्रति बैग के हिसाब से कम कर दिया है। अब आप बताइए किसान के लिए कहां से अच्छा बजट हुआ। मैं आंकड़े की बात करूं तो खेती के लिए जो अभी एमएसपी जो जारी किया है वो पिछले बजट से कम है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि एमएसपी सरकार ने इस बार कम कर दिया है। तो इससे तो सरकार की नीयत पे ही प्रश्न चिन्ह लगता है कि सरकार एमएसपी देना ही नहीं चाहती या अपने कुछ चुनिंदा लोगों को देना चाहती है, जो किसानों की बात थी। हेल्थ का बजट हमारा इस बार का घटा है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हेल्थ के क्षेत्र में इस बार सरकार ने बजट कम कर दिया। पहली और दूसरी कोरोना की लहर में हमने देखा था कि क्या स्थिति हुई थी। प्रधानमंत्री, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री प्राइवेट कंपनी के लिए प्रचार करते हैं। पीएम केयर फंड का डाटा आज तक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। वो पैसा कहां गया है, कितना डाटा आया, उसे आरटीआई से बाहर रखा है और सरकार उसको आज हेल्थ के बजट को कम कर रही है। मैं समझता हूं बेहद शर्मनाक है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये जो बजट है, ये बजट केवल डिजिटलाइजेशन का बजट है। आप हाथ में देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल घोषणाओं का बजट है। इस बार उन्होंने कहा कि हम डिजिटल कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी। आप समझिए ना, क्रिप्टो करेंसी पे 30% से ज्यादा टैक्स लगाने की बात की है जो इनकम होगी। तो आप एक तरह से इन करेंसीज जो हैं, जिन करेंसीज का नुकसान होता है, उस करेंसीज को आप लागू कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। दूसरी, आपकी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी फेल हो चुकी है। तो मैं नहीं समझता कि डिजिटलाइजेशन में आप इस देश में कुछ अच्छा कर पाएंगे। नोटबंदी के बाद की मैं बात कहूं, नोटबंदी का पहला एक सबसे महत्वपूर्ण कारक जो बताया था, वो बताया था कि हम आतंकवाद में कमी कर देंगे, भ्रष्टाचार में कमी होगी। लेकिन दूसरी ही तरह मैं आपको बता दूं कि नोटबंदी के तुरंत बाद 2000 के गुलाबी नोट भी पकड़ाए थे। अब आप समझिए कि जब सरकार के रहते हुए ये सब हो सकता है, तो डिजिटलाइजेशन में क्या होगा, इस बात को भी आप बेहतर समझ सकते हैं। एनपीए जो कारपोरेट हैं, उन एमपीए को माफ कर दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस बार का जो पूरा बजट है, इस बार का पूरा बजट जो है वो केवल जुमलों की बहार है। 60 लाख नौकरियां देने की बात की है सरकार ने। सबसे पहले जहांगीर जी आप मुझे बताइए, मोदी जी ने चीख चीख के कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां है नौकरियां? आज इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा ऐसे सेक्टर हैं जिनमें नौकरियां, 40 लाख से ज्यादा नौकरियां आज मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन उनमें भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। सरकार कौन सी 60 लाख नौकरियों की बात कर रही है, मैं जहांगीर जी से पूछना चाहता हूं। मेरी तरफ से ये जो बजट है, ये मात्र जुमलों की बहार है। इससे ना तो आम आदमी को कोई फर्क पड़ना है, न किसान को कोई फर्क पड़ना है, न गरीबों को कोई फर्क पड़ना है। केवल नई बोतल में पुरानी शराब पिछली बार का भर दिया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं बात करूंगा किसान नेता हमारे जो अनिल यादव जी हैं, क्योंकि उसमें कहा गया है कि किसानों के लिए एक बजट है। आपने काफी लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ, अपनी एक लड़ाई लड़ी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस विषय पर किसानों के लिए क्या मिला है, किसानों को क्या फायदा हुआ है अभी तक? देखिए, जब भी मोदी जी के मुंह से निकलता है सिर्फ किसान शब्द निकलता है, बाकी उनके लिए कोई और उपलब्धि ऐसी किसानों को मिल गई हो या किसानों को कुछ मिल गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बजट जो है मात्र जो हीरा खरीदने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए है, गरीब और आम जनता या किसानों के लिए नहीं है। आपको हीरा खरीदने वाले नजर आ रहे हैं, आपको मोबाइल सस्ता करना नजर आ रहा है, आपको अडानी अंबानी को फायदा देने आ रहा है। जो उनके उद्योग हैं उनके टैक्सेस कम किए गए। रही कृषि की बात, तो पिछले साल जो है कृषि में आपका 4.26 का कृषि क्षेत्रों में बजट का प्रावधान था, लेकिन इस बार से उसको घटा करके 3.84% कर दिया गया। तो कहीं न कहीं कृषि के क्षेत्र में घटाया गया, बीमा राशि में घटाया गया, अन्य क्षेत्रों में घटाया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात जब मुझे याद है
कि हमने आंदोलन खत्म किया था दिल्ली में, तो उस समय बोल रहे थे कि कमेटी गठित करके हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी बजट घटा दिया। तो ये जो है किसानों से कहीं ना कहीं उस आंदोलन की दुश्मनी वाला बजट है कि आंदोलन में इस प्रकार से किसानों ने आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किया तो भुगतना तो पड़ेगा। तो एक होता है सामने से वार करने वाला और दूसरे से पीछे से वार करने वाला। तो ये जो बजट है किसानों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया है और वार किया गया कि इस आंदोलन का हमें प्रतिफल में ये मिल रहा है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी उद्योगपति कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचा करके किसानों की पीठ पे पूरा भोंक रहे हैं। तो ये बजट नहीं है। और 2017 का आंदोलन मैंने किया था, आपको ध्यान हो कि मंदसौर गोलीकांड जिसमें हुआ था। तो इस प्रकार की ये सरकार गोली सीने पे दागने वाला काम करती है, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो। इनके पास किसानों का शोषण और किसानों के सीने पे गोली दाबना और पीठ पे छुरे घोंपने के अलावा इस बजट में और कुछ भी नहीं है। रही बात इस बजट की, तो 5 राज्यों के चुनाव हमारे पास है। बजट का जवाब हम उन राज्यों में देंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा प्रयास चल रहा है कि चाहे हम किसी पार्टी का समर्थन करें ना करें, लेकिन इनके बजट का जवाब देंगे। इनने जो पीठ पे छुरे मारे हैं, इन्होंने अभी हमने अधिकार दिवस मनाया था इनका भी, इन्होंने जो बोला कि भाई आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, किस प्रकार से धोखे से आंदोलन खत्म करवाया, स्थगित किया, उन्होंने खत्म नहीं किया। लेकिन इसका भी जवाब हम देंगे चुनाव के समय। तो ये जो है सिर्फ किसानों का नाम है, नाम ले देते हैं किसानों के लिए हम ये करते हैं, क्योंकि 75% किसान देश के अंदर नजर आ रहा है इनको। वोट बैंक कैसा खींचा जाए, वो समय अलग था कि जब किसानों के पास सोशल नेटवर्क नहीं था, उनको समाचार नहीं मिलते थे, उनको मूर्ख बनाया जा सकता था। आजकल किसानों का बच्चा पढ़ा लिखा है और वो सब बातों को समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके बजट को नहीं समझ पाता, इनकी मंशा को नहीं समझ पाता। ये मंदिर और मस्जिद दिखा ले, उसी में इनकी भलाई है। बाकी रही बात आम जनता और किसानों की, गरीब मजदूरों की, तो उन्हें हीरे नहीं चाहिए साहब। उन्हें बजट में गरीबों के पेट का वो चाहिए। आप कृषि यंत्रों पे आप छूट दीजिए, आप डीजल पेट्रोल को सस्ता कीजिए जो खेती बाड़ी में लगता है, आप जो है पेस्टिसाइड सस्ता कीजिए, खाद सस्ता कीजिए। इनके शासन काल में हम खाद को, बीज को, पेस्टिसाइड को रोते बैठ रहे हैं। कहीं नकली मिल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आज तक ये जवाब नहीं दे पाते हैं, चुप बैठते हैं। मैं प्रदेश के कृषि मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री जी से भी, और जो बजट पेश कर रहे हैं मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का छलावा जो प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर किया है किसानों के साथ, वो ना तो कभी भारतवर्ष में इतिहास में हुआ है, ना होने की उम्मीद है। क्योंकि इस प्रकार से दुश्मनी निकालना किसी एक गरीब इंसान से, गरीब किसान मजदूर से, तो वो तो ठीक नहीं है। भाई रही प्रजातंत्र में अपनी आवाज उठाने की बात, तो हम तो आवाज उठा रहे थे वहां बैठ के 12 महीने से। आप चाहते तो तुरंत आकर के उस आंदोलन को खत्म करवा देते, लेकिन इन सब माध्यमों से उस दुश्मनी को पता भी ना पड़े और आप निकालने का प्रयास करें, तो यह संभव है। आपकी दुश्मनी भारी पड़ेगी। इन 5 राज्यों में ही हम जवाब दे देंगे। 2024 का चुनाव जो आएगा वो आएगा, बात का विषय है। लेकिन आपको अभी जो है टोकन के तौर पे हम उत्तर प्रदेश चुनाव और अन्य राज्यों के चुनाव में बताएंगे कि किसान समाज का नाम तो आप जिस प्रकार से आप वो कर रहे हैं, नाम लेकर के उनको उत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं और दे कुछ भी नहीं रहे हैं, तो उसका जवाब हीरे और मोती में खरीदने के लिए मार्केट में सस्ता कर रहे हैं। तो हीरे मोती से हमारे पेट नहीं भरने वाले साहब। हमें तो खेती किसानी में लाभ होगा, तभी जाकर देश की जनता पल पाएगी और हम जैसे लोग पल पाएंगे। आज 85-90% लोग किसानों से जुड़े हुए हैं, जो इनका व्यवसाय धंधा सब चल रहा है। सबको नुकसान है, कहीं एक को नहीं है, तो नहीं है। हीरे मोती ये आपके अडानी अंबानी भी नहीं खा सकते। खाना उन्हें रोटी है, किसानों के घर से गए हुआ अनाज ही। चाहे वो जब प्रधानमंत्री जी हो, अपने थाली में 56 भोग लगाए, तो भी वो किसानों के घर से ही जाना है। तो इस 2 रोटी की तो कम से कम बखत, कम से कम कीमत रख देते प्रधानमंत्री जी की इस अन्नदाता से आया हुआ अन्न हम खाते हैं, इसका घर का पकाया हुआ अन्न हम खाते हैं। कम से कम इनके पीठ में तो छुरा नहीं मारा जाए। वो छुरा मारने वाला काम किया सरकार ने इस बजट। बिल्कुल। अब मैं पूजा जी आपसे पूछना चाहूंगा। जी 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 जनता के जी हित में कहिए। है, पब्लिक के साथ में है, पब्लिक पूरी खुश है। किसी के पीठ में छुरा नहीं घोपती सरकार। अरे साहब, आप जहांगीर लोग जी खुश कहाँ हैं, पब्लिक खुश आप है? घर बैठे खुश कह देते हैं। आप बोलते हैं कृषि, आपने जब आंदोलन के समय हमारा, जब हमने बोला कि 3 कृषि कानून वापस लीजिए, तो बोलते हैं इसमें
सब कुछ अच्छा है। हम पूछते थे अच्छा क्या है, तो ये आज तक नहीं मालूम हुआ। वैसे ही आज की जनता खुश है, ये आपको नहीं मालूम कैसे खुश है। हाँ, आप खुश हैं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में, ये आपकी मजबूरी है कहना। भाई काले कानून जो है कैसे खराब थे, ये आज तक आपको नहीं मालूम पड़ा, वो हमें मालूम था। हमसे कोई पूछता था डिबेट में, हम बताते थे, लेकिन आपको नहीं मालूम था। वो तो कहते थे अच्छा था, बस मोदी जी ने जो शब्द बोल दिया वो अच्छा है, इनको हाँ में हाँ करनी है। बेचारे कर रहे हैं, बैठ के टेलीविजन पे कर रहे हैं, चाहे वो आम जनता के बीच है। तो मजबूरी है साहब, हो सकता है इनकी टिकट आपको प्राप्त करनी हो। हाँ, हम नहीं कर रहे, पूरा देश कर रहा है। सब लोग खाना खाते हैं, हाँ, देश सभी अगले बीजेपी के महीने सब लोग मोबाइल चलाते कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल ऐसा करें, और नहीं है करना उनकी मजबूरी है, करेंगे भी। हाँ, ऐसा नहीं जो सत्य हो सत्य है। ये मैं आपसे आपकी बात को एग्री करता हूँ। मैं पूजा जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि विषय दो तीन है। जैसे कि बात अगर रोजगार की जाए, बात यदि करी जाए कि भाई भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार स्वयं ये बात कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन वितरित कर रहे हैं, मतलब एक बड़ी संख्या को राशन वितरण कर रहे हैं, एक बड़ा उसके बाद कई आयुष्मान कार्ड धारक भी है बहुत बड़ी संख्या में, और कुछ अति गरीबी जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अब उसके बाद फिर आम आदमी की बात आती है कि भाई मिडिल क्लास जो है उसे क्या मिला। कहा गया है कि जो हम लोगों ने टैक्स बात रखी है। पूजा जी, मैं आपसे इस विषय पे टिप्पणी चाहूंगा कि आप क्या कहेंगे कि इतने गरीब भी हैं, ये डाटा आपके सामने है, उपस्थित है, जो कि भाजपा सरकार ने स्वयं दिया है। जी पूजा जी। जी देखिए रुपेश जी, सरकार ने इस बार फिर से जो है आम जनता को लॉलीपॉप पकड़ाया है। और मैं तो बजट आते से ही सरकार का, जैसे ही मुझे ये सारी चीजें पता पड़ी कि इस तरह का बजट आया है, तो मैं और ज्यादा दुख में गिर गई। क्योंकि अगर आम जनता से बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई सरोकार होता, तो वो सबसे पहले देश में चल रहे 2 बड़े आंदोलनों के ऊपर जो है वो बजट में जवाब देती कि हम जनता के साथ खड़े हैं। पहला सबसे बड़ा आंदोलन जो अभी रोक दिया गया किसान भाइयों का, उसको समाप्त मत समझिए आप, वो तो चालू है, वो रोक दिया गया है ना। तो एक तो बजट आप उनके लिए लेकर आते, दूसरा आप बजट रोजगार अभी जो शुरू हो गया है आक्रोश यूपी और बिहार में छात्रों का, तो आप कुछ ऐसा कुछ लेकर आते कि इन 2 आंदोलनों को संतुष्टि मिलती, संतुष्ट करने का आप काम करते, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। ठीक है। और जिस तरह से जहांगीर जी कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है और ये अमृत काल 25 सालों तक चलेगा, जैसे कि मैंने और बाकी अन्य टीवी डिबेट में सुना, तो अगर 25 सालों तक अगर ये अमृत काल चलने वाला है, तो फिर यकीन मानिए कि ये ना जहर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस अमृत से ही लोगों की मृत्यु हो जाएगी। लोग जो बहस करते हैं ना, जी तो कोरोना काल की हेलो रुपेश जी, आप मेरी मैं आवाज सुन रहे हैं? नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है पूजा जी। मैं अब सबसे, जो कि हमारे बीच में एक सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं और निरंतर आपके माध्यम से इस प्रकार की चीजें देखी जाती हैं, आपने काफी समय पे कोरोना काल भी देखा है और रोजगार की कई बातें भी, मुद्दे भी उठ सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय भी बजट आए थे, जब भी बात कही गई थी कि हम घर घर नल पहुंचाएंगे, घर घर जल पहुंचाएंगे, छत पहुंचाएंगे, रोजगार देंगे, सड़क देंगे। वही बात इस बार बजट में 2014 में भी की गई थी, भाजपा की पहली सरकार का जब बजट घोषित हुआ था, और अब ये 22-23 के बजट में भी वही बात की गई है कि हम सड़क, पानी और रोजगार लोगों तक पहुंचाएंगे, बैंकिंग सुविधा लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दिनेश जी कि किस प्रकार से सरकार ने अभी तक कैसे काम किए हैं कि आम जनता को फायदा मिला है इसका। जी, आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अभी वित्त मंत्री ने जो बजट कल पेश किया है 39 लाख करोड़ का, इस बजट में जहाँ तक जो बात रही है कि कोई ऐसा नया तो नहीं है, लेकिन जो 2 साल में जो टैक्सेस था उसको कोई बढ़ाया नहीं है किसी प्रकार का टैक्स। लेकिन पेट्रोल डीजल पे जो 2% वो भी बिना एथिलीन वाला जो रेट बढ़ाया है 2 रुपए, वो उसके चलते कुछ महंगाई जरूर बढ़ेगी, जैसे मेरे और भी साथियों ने बताया है। लेकिन इसके साथ मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के लिए केन बेतवा जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो 5 नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट इन्होंने पास किया है, उसमें 14,000 करोड़ 1400 करोड़ के लगभग प्रदेश को मिले हैं, और साथ में 60 लाख नौकरियों का वादा किया है।
80 लाख मकान देने की बात कही है और 400 वंदे भारत जो चलाने की बात कही है। तो ये सब चीजें विकास में जोड़ी जाती है, तो यही विकास में आती हैं और ये बजट में बनता है। तो इस बजट में पूरे ऑल ओवर ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर किसी जिले को देख के या राज्य को देख के बनाया जाता है, पूरे देश को सामने रख के इसको बनाया जाता है। और इसमें किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों के लिए भी ड्रोन सिस्टम जो लागू किया है, जिससे कि वो जो खेती का रिकॉर्ड अपने आराम से देख सकता है और उसको भी आसानी से ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। कीटनाशक दवाइयों का जो छिड़काव होता है वो भी ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। और इस तरीके के जो और भी जो रोजगार और गरीबों के लिए जो पैसे दिए हैं, तो वो पैसे भी काफी मात्रा में हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 2 लाख के लगभग करोड़ का ऑर्गेनिक खेती और ऑयल सीड के लिए जो रोजगार के साधन के लिए किसानों को ये दिए हैं, तो जो मशीनें जो खेती के लिए जो मशीन में आने वाली है, तो बहुत सारे देखा जाए तो काफी जो अमृत बजट है जो काफी हित में भी हैं और कहीं व्यापारियों के और बड़े जो कंपनी भी हैं जो डिजिटल करेंसी वाली जहाँ तक बात आती है उसमें भी लाभ पहुंचाई है, गति शक्ति में भी दिया है, ड्रोन शक्ति में भी दिया है ना। और आरबीआई की जो डिजिटल जो रुपया है उससे सभी क्रिप्टो करेंसी जो 30% जो टैक्स बढ़ाया है, इसका भी असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ेगा। और जहाँ मकान के होम लोन के ब्याज पर जो 1.5 लाख रुपए की जो टैक्स थी वो भी खत्म कर दी गई है ना। ये सब मिला के कुछ चीजें ऐसी हैं जिनपे कि टैक्सेस बढ़ने के कारण लोगों को भार बढ़ेगा, लेकिन सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कहीं टैक्सेस तो बढ़ाने पड़ते हैं और टैक्सेस बढ़ाने के माध्यम से सरकारें विकास कार्य कर पाती है। कहीं सरकार के पास जो पैसा होगा तो निश्चित वो विकास कार्य में लगेंगे। लेकिन इसे ऑल ओवर देखा जाए तो ये कोरोना काल के बाद का ये बजट है, ये सब मिला के ये काफी ठीक रहा। और इसमें ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसमें हम विरोधवासी जाए, लेकिन अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों की आती है, तो अपने अपने विचार हैं वो अपनी जगह ठीक है, तो उनके विचार आना भी जरूरी है। क्योंकि जो विचार आएंगे तो अगला बजट के लिए इनको और सुधारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे 2 लाख आंगनबाड़ी हैं उनको अपडेट करने की बात कही है, ऑनलाइन शिक्षा की बात कही है, ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं उन पे गवर्नमेंट काम कर रही है। और जहाँ तक है कि अगले 3 साल के लिए ये जो 400 ट्रेनें चलाने की बात कही है, और ये जो बजट है अगले 25 साल के लिए इसका रोड मैप तैयार करने के लिए ये बजट की शुरुआत है। तो अगले 25 साल का रोड मैप केंद्र सरकार ने तैयार किया है। और इसमें जो वित्त मंत्री ने कल जो बात बताया कि इस तरीके की हमारी जो कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा, सस्ता क्या किया है, महंगा क्या किया है, कुछ चीज़ें ऐसी महंगी हुई है तो कस्टम ड्यूटी वगैरह है ना, और कुछ सस्ता हुआ है हीरे वगैरह है ना, चमड़ा वगैरह है, कपड़े वगैरह है, जूते चप्पल वगैरह है, कुछ चीज़ें सस्ती भी की है, मोबाइल वगैरह का भी है। तो आधी चीज़ें सस्ती भी है, कुछ चीज़ें महंगी भी है। तो ये हर बजट में हर सरकारें जो होती है तो कुछ बजट में सस्ता भी करती है, कुछ महंगाई भी करती है। तो दोनों चीज़ें देखा जाए तो ये चीज़ें जो बात आई बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल डीजल, ये 2 रुपये जो टैक्स बढ़ेगा इससे जरूरी कहीं ना कहीं जो हमारा परिवहन है टैक्सेस बढ़ने के कारण वो महंगाई उसमें जरूर उसका असर करेगी। ये हमारा विशेष करके ये इसमें टैक्सेस पर ही बात होती है और ये मेरे विचार हैं। तो मैं सब दोबारा जहांगीर जी से बात करूंगा कि आपके ऊपर काफी आरोप लगाए कि भाई किसानों के लिए भी कोई काम नहीं हुआ है, रोजगार के लिए भी कोई काम नहीं हुआ है। सरकार खुद अपने आंकड़े बताती है कि हमने 60 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं और बड़ी संख्या में हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। अभी रोजगार को लेकर बड़ा विषय निकल के आया। आपने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि सरकार का थॉट क्या है। अगर सड़क निर्माण की बात करते हैं, फैक्ट्रीज की अगर जो बात करते हैं, लघु उद्योग की अगर बात करते हैं, तो सरकार का क्या व्यवस्था है, क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध होंगे, किस प्रकार से विकास होगा। और अमृत काल 25 साल का जो हम सपने की बात कही है, जो 25 साल की बात कही गई है, वो किस प्रकार से है। 26,000 किलोमीटर तो हाईवे की सड़क बना के देंगे। सड़क बनेगी तो उसके अंदर जो है रोजगार तो मिलेगा। और उसके बाद किसानों का क्या फायदा। किसानों का ये फायदा है कि किसानों का जो भी अनाज आएगा वो तेज रेट में खरीदा जाएगा अब जो नए कानून के साथ। जहांगीर जी आप ये बताइए 26,000 किलोमीटर की सड़क बनाकर आप कितनों को रोजगार दे पाएंगे, कितनों को रोजगार दे पाएंगे। आज 6 करोड़ से ऊपर युवा जो है बेरोजगार बैठा हुआ है और हर व्यक्ति मजदूरी नहीं कर सकता।
हम युवा भारत की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ युवा भारत नहीं है, ये शिक्षित भारत भी है। आप उस शिक्षित भारत से सड़क बनवाएंगे? शिक्षित लोग ही तो सभी, तो कोई पिछले बजट का इंजीनियर भी होगा पर अपने गडकरी अपने जी के हिसाब से पास अभी अपनी बकाया है, वो तो खर्च अपनी करवा ले साहब। नए बजट का नहीं, आरटीआई लगाई है। पिछले बजट में जितना पैसा दिया गया था वो अभी खर्च नहीं हुआ। नए बजट की तो बात छोड़ो, क्योंकि जितना भी है व्यापारी उद्योगपतियों के पास जो है पैसा खर्च हुआ। बाकी जो है रोड और डेवलपमेंट की बात करें, नौकरी की बात करें, जो घोषणाएं हुई है वहीं की वहीं पड़ी है। इस बजट की बात छोड़ो, ये तो कागजी कार्रवाई है खाली। बजट तो आ जाता है, खर्च कैसे और कहाँ चला जाता है ये देखो जरा। जी जहांगीर जी, बजट तो अपनी जगह सही है। जहांगीर जी, आपसे तकनीकी उत्तर की आशा है, आप तकनीकी उत्तर दें हमें, क्योंकि हम तो बहुत व्याकुल बैठे हैं कि कोई हमारी इस मतलब हमारे अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं उसको शांत करे। नहीं, जो वादा किया है, जितनी नौकरी के लिए बातें हुई है बराबर मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा इसमें। आज तक जो कहते आए जहांगीर जी जो आपको मैं कहते बता आए दूं, करते आए। जहांगीर जी मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नौकरियां खत्म हुई हैं। 1 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। बाकी का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में युवा 50 नौकरियों के लिए 1.5 लाख फॉर्म जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए। रेलवे की भर्ती की अभी स्थिति आपने देखी है बिहार में, क्या स्थिति हुई है। लोग आपके प्रधानमंत्री पकोड़ा तलने को रोजगार कहते हैं। मतलब ये स्थिति हो गई है बेहद शर्मनाक। और 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश में युवा जो है वो बेरोजगारी की बदतर हालत में है। और प्रधानमंत्री जी को मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को रोजगार की लिए काम करने का उनके दिमाग में कोई रोड मैप नहीं है। उनके दिमाग में केवल एक ये रोड मैप है कि कैसे मैं नई पार्लियामेंट में अपना मकान, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, वो मैं बना लूं, 20,000 करोड़ रुपए लगा दूं उसमें, जो अननेसेसरी था। ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। 7,000 करोड़ का खुद का हेलीकॉप्टर लाना, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रोजगार के लिए काम करना प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है। जहां पे आज आपकी वित्त मंत्री, आपकी हमारी वित्त मंत्री एक विशेष राज्य के लिए कहती है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है उत्तर प्रदेश के लिए। ये सोच है। जब प्याज की महंगाई की बात करती है तो वो कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती, इसलिए प्याज की महंगाई पे मैं कोई बात नहीं कर सकती। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जहांगीर जी। और आप 25 साल की अमृत वर्षा कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि बेहद दुखद है ये। इस देश में जितनी अराजकता भी फैली हुई है, हमारे वीर शहीद जवानों की जो जवान ज्योति थी उसको बुझा दिया गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। शिवराज जी, बीच में रोकना चाहूंगा। राइट, आपका केवल राइट आइज दिख रहा है, थोड़ा सा आपको साइड होना। राइट आइज दिख रहा है केवल आपका। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। तो एक ये विषय निकल के आया, जैसे कि आप काफी आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं जहांगीर जी। मैं आपसे एक बात, इस बात को फिर से पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार से सरकार की क्या मंशा है, क्या सपने हैं, क्या सोच है कि इस प्रकार से रोजगार दिए जाएंगे, ये रोजगार सृजन की एक व्यवस्था होगी, कौन कौन सी होंगी और क्या क्या होंगी, किस प्रकार से सरकार विकास की एक सपना देखेगी कि गरीब जो व्यक्ति है, जो निचले तबके का व्यक्ति है, या जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसको टैक्सेस में छूट अगर मिल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कह दिया वित्त मंत्री जी ने कि भैया हमने टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है, ये भी एक राहत का विषय है। चलो ठीक है, मिडिल क्लास के लिए ये भी ठीक है कि वो अपने मन संतुष्ट कर लेगा, परंतु उन व्यक्तियों के लिए क्या कहें जिनके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी और भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि हम 80 करोड़ इतनी बड़ी संख्या में लोगों को राशन वितरित कर रहे हैं। ये बड़ा विषय है। तो उन लोगों के लिए किस प्रकार से सरकार रोजगार या उनके सही अच्छे जीवन के लिए कुछ कर सकेगी। राशन तो वितरण कर रही, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, तो ये रोजगार है क्या। नहीं, रोजगार नहीं। राशन की आप बात कर रहे थे कि सरकार ने राशन के लिए कहा, तो राशन तो बराबर वितरण हो ही रहा है। रहा सवाल रोजगार और नौकरी के लिए, तो उसके लिए भी जो जगह खाली है वहां पे जो है सारे फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं भर ही रहे हैं। अभी रेलवे के अंदर भी फॉर्म भरे गए, लेकिन नौकरियां नहीं है ना। फॉर्म भरे हैं, तो परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। कोरोना काल का मसला भी चल रहा है देश के अंदर। देश जो है महामारी से जूझ रहा है और अपन लोग इसमें लगे हुए।
पब्लिक अपनी जान के कोरोना पीछे। काल में वही प्रश्न वही उठता है कि कोरोना काल में मोदी महल बन सकता है लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। कोरोना काल में उनका प्राइवेट जेट खरीदा जा सकता है लेकिन गरीब को रोजगार नहीं मिल सकता। प्रश्न यही है जहांगीर जी, इसी बात पे मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार की कि अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो उसे कोरोना काल का विषय लेके दबा दिया जाता है, लेकिन खुद की जहां बात आती है, रैलियों की जहां बात आती है, वहां कोई विषय नहीं होता है। यही प्रश्न है, इसी मानसिकता की हम बात कर रहे हैं। और ये ऐसा कैसा बजट है जिसको समझाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी को टीवी पर आना पड़ा? बजट तो ऐसा होना चाहिए कि भाई सीतारमण जी ने उसको पढ़ा और आम जनता खुश हो गई कि भाई चलो हम इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोरोना काल के बाद जो है हमें कुछ राहत मिली है। तो ऐसा बजट है कि भाई प्रधानमंत्री को स्वयं जो है वो टीवी पर आकर लोगों को उसके फायदे बताने पड़ रहे हैं। जी जहांगीर जी, आपसे काफी आरोप लगाए गए हैं और आपसे जवाब की अपेक्षा है कि आप इस विषय पे कुछ। बजट नहीं है, रिफ्रेशमेंट है भाई। ना भूख मिटेगी ना पेट भरेगा। नहीं श्रीमान मैडम, ऐसा नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने आके इसलिए बताया कि जो पब्लिक, जो लोग समझ रहे थे वो तो मैडम के उससे भी समझ गए, मंत्री जी के उससे भी, और प्रधानमंत्री जी ने भी बताया, तो गलत तो कोई बताया नहीं। इससे किसानों को भी फायदा है। अच्छा ये पब्लिक को भी फायदा है। अच्छा ये बताइए कि जो नौकरियों की घोषणा हुई है वो इस अमृत काल में मिल जाएंगी या अमृत काल के बाद मिलेंगी? अमृत काल में मिलेगी, बिल्कुल। 25 साल का अमृत काल है, इसमें बराबर मिलेंगी। 7 साल में अच्छा, तो 7 साल में जहां तो आपने इतना कल्याण कर दिया, 25 साल में और क्या करेंगे प्रभु? ना अरे आप देखे देखने जाओ को आप, बिल्कुल। रहेंगे ना हम देखने को इस देश रहेंगे। की जनता का आशीर्वाद साथ रहा तो बराबर कल्याण ही होना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत एक अच्छी पार्टी है, सबके हितकारी लोग हैं, सारे नेता वगैरह और पब्लिक भी सब साथ है। और पब्लिक का क्या आशीर्वाद है, यूपी में भी रहेगा। आने वाली मार्च के अंदर आप 10 मार्च को देखिएगा। तो ये मैं तो जहांगीर जी के मंडल में है, आप इस ब्रह्मंडल मंडल से निकल आइए। नहीं, मैं जहांगीर जी के साहस को बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आपके चारों तरफ तेजाब से भरी हुई खाई है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। इस देश, ये देश डूबने की स्थिति में है, लेकिन आपकी जो निष्ठा है वो निष्ठा मैं समझता हूं कि एक देशभक्ति की निष्ठा नहीं है, ये एक पार्टी की निष्ठा है। और जहांगीर जी, जिस स्थिति में आज पूरा देश है, हर व्यक्ति देख रहा है, हर व्यक्ति समझ रहा है उस विषय को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विषय को नहीं समझ पा रही है। मैं समझता हूं कि ये शायद दुखद है और आपकी निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन देश हित में ये निष्ठा बराबर नहीं है, इस बात को भी मैं आपको कहूंगा। और आप इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज, लेकिन चूंकि ये यथार्थ है और ये मेरी भावना है, इसलिए मैं आपसे ये चीजें कह रहा हूं। ये जहांगीर जी, मैं आपसे सवाल किया गया है। जहांगीर जी, आवाज नहीं आ रही बराबर, जी बताएं। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा एक साधारण सा, एक छोटा सा प्रश्न है कि अमृत काल क्या है सर? इसे अमृत काल को हम क्या समझे, क्या है अमृत काल? अमृत काल यह है कि जो देश बराबर लेवल से चल रहा है, एक जैसा यही चल रहा है, इसमें कोई किसी को घाटा नहीं है। इसके अंदर जो जैसा पब्लिक चल रही है, चलती चली जा रही है। बजट के अंदर में भी यही रखा गया है। और जो है देश अभी महामारी से बाहर निकला है, तब इसके अंदर कोई बदलाव वाला तो कोई काम ही नहीं है। बदलाव तो वही रहेगा जो जी 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 कहिए। जी जी बदलाव तो वही रहेगा जो आने वाले समय में रहेगा। अभी तो महामारी से जूझ रहा, बाहर निकल के आए तो अमृत काल है। ना तो किसी को इसके अंदर, बजट के अंदर भी कोई जो है, जैसे कि टैक्स के अंदर भी छूट मतलब बढ़ाया भी नहीं तो घटाया भी नहीं, सब दूर, मतलब वही है। तो जहांगीर जी, हम ये मान के चलें कि आपको इस बजट को अच्छा साबित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आम जनता तो संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट नहीं है, हम तो आम जनता हैं। हम आम जनता बनकर आपसे सवाल कर रहे हैं कि हम तो इससे संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, अब ये हो सकता है कि जिस तरह से आपकी भक्ति मुझे दिख रही है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अपने बजट को अच्छा साबित करने के लिए वो जरूर हो सकता है 2000 से 4000 करोड़ रुपए जो है वो इसको अच्छा साबित करने में लगा दे।
एडवर्टाइजमेंट पे लगा दे कि भाई हम जो लाए हैं अमृतकाल का जो बजट लाए हैं वो बहुत अच्छा बजट है। शिवराज जी, मैं आपसे एक परिभाषा पूछना चाहता हूँ। आपसे भी वही प्रश्न है कि अमृतकाल क्या है। मैं एक छोटा सा प्रश्न है कि अमृतकाल क्या है, मैं आप समझेंगे इसे? मुझसे कह रहे हैं आप? जी शिवराज जी। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अमृतकाल है वो भारतीय जनता पार्टी का जो वित्तीय प्रबंधन है उसको देख के ही आप समझ जाएंगे कि आज भारत की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यह भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है। भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल वो अमृतकाल है जिस अमृतकाल में 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब देश की सरकारी संपत्तियां बेची गई हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है। भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल यह है कि जब देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा है और प्रधानमंत्री को झूठ बोलना पड़ता है। उसके विदेश मंत्रालय विदेश सचिव कहते हैं कि हाँ हमारी सीमा में घुसे हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, हमारी सीमा में ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है और ना कोई घुसेगा। ये झूठ प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो अमृतकाल है। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारत के न्यायाधीश, भारत के राजनायक, भारत के नेता और सत्ताधारी दल के मंत्रियों की जासूसी कराई गई है पेगासस के माध्यम से। यह पहली बार इस देश में हुआ है। मैं समझता हूं यह भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है। भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल यह है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब जीडीपी औंधे मुंह इतने नीचे बुरी तरीके से गिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल यह है जब देश में पेट्रोल, डीजल और महंगाई की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। मैं समझता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है। भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल यह है जब पुलवामा का कांड होता है, चुनाव में पुलवामा के नाम पे वोट ली जाती है और आज जहांगीर जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डीएसपी देवेंद्र जो आतंकवादियों के साथ पकड़ाए थे आज क्यों बाहर हैं? पुलवामा की जांच क्यों नहीं हो पाई है? यह भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है। पठानकोट का जो हमला होता है उसकी जांच पाकिस्तानी एजेंसी कराती है। यह भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है। भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल यह है कि आज देश में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अपने लिए 2000 करोड़ का महल बना रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है कि यह भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है जो 70 साल में पहली बार देश की जनता भोग रही है और नेता मोर को दाना चुगा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है। ये जो भी आपने कहा है, मैं पुनः सबसे पहले मैं बार-बार जहांगीर जी से इस विषय पर टिप्पणी इस वजह से चाह रहा हूँ कि यदि जो बजट है, क्योंकि आम जनता को इस बजट के विषय में समझना बहुत जरूरी है। आप लोग या जो टेक्निकल लोग हैं जो पढ़ते हैं कंटिन्यू इन विषयों को, वो उन लोगों को समझ में आता है बजट। परंतु आम जनता, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो बजट है वो एक अंग्रेजी भाषा में होता है, तो वो उसे कन्वर्ट करके हिंदी में या धीरे-धीरे लोगों को समझ में आता है। परंतु आपसे मैं इस विषय से टिप्पणी चाहता हूँ इस विषय पर कि आम जनता को बजट का अर्थ समझ में आए। आम जनता, जो गरीब जनता है, उसे ये फील हो कि उसे क्या सस्ता मिलने वाला है, क्या उसको उसकी जो रोजमर्रा की आवश्यकता है क्या वो उसको थोड़ी कम कीमत में मिल पाएगी। जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है कुछ समय से घटी हुई है, क्या उत्तर प्रदेश या जो अन्य राज्य हैं उनमें चुनाव के बाद ये बढ़ सकती है या ये निरंतर बनी रहेंगी या कुछ घट सकती है, इनका कुछ परिणाम निकल सकता है? ये मेरे प्रश्न है जहांगीर जी से आपसे है। जहांगीर जी। घट सकती है, बढ़ने का कोई काम नहीं है इसके अंदर। डीजल पेट्रोल के अंदर अब बढ़ने का कोई काम नहीं है। जहांगीर जी आपको प्लॉट मिला है बोलने के लिए अपनी नहीं। श्रीमान जो है वो बात है वो तो बताना पड़ेगी ना। जोरदार तरीके से बोलिए कि हम लोग चुप हो जाएं। अरे वो तो अब बढ़ने से तो सवाल रहा नहीं ना। 8 रुपए लीटर घटाया, 12 रुपए लीटर, 108 रुपए लीटर डीजल था, 91.65 पैसे चल रहा है, तो कम हुआ कि नहीं हुआ? आगे चल के और भी कम ही होगा। क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी? एक बात बता दूं कि विश्व स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है और ये सिर्फ बजट रोका गया है आने वाले चुनाव के परिणाम तक। इसके बाद जो जनता भुगतेगी ना, फिर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं वो कंट्रोल कर पाएगी उसको। क्रूड ऑयल के दाम देखकर आइए। आगाज कैसे बता दें मैडम? होने वाले कल की बात कैसे बता दें अपन?
नहीं तो आप है ना इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप टेक्निकल बातें करिए ना, हम तो आपसे तकनीकी प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको आने वाले 20 दिन 25 दिन पहले की बात बता दी आपने, ये तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो है ना क्या बोलते हैं, ऐसे रूहानी माहौल बना रहे हैं यहाँ पे बाबाओं जैसा, जैसे बाबा लोग बनाते हैं ये कि जा बच्चे तेरा ये हो जाएगा। ऐसा नहीं नहीं ऐसा वो बात नहीं है। स्तर की आ जाए आप तकनीक। आपने अभी तक संतुष्ट नहीं करा, कांग्रेस से भी यहाँ पे प्रवक्ता आए हुए हैं, किसान नेता आए हुए हैं, आप बताइए आपने एक का भी अच्छे से जवाब दिया हो तो। मैंने भी आपसे प्रश्न किए हैं, आप इतना बता दीजिए कि बैंकों को बैंक सेक्टर को है ना बीजेपी जो है बेचने जा रही है और 1.5 लाख डाकघरों को बैंक बनाने की बात कर रही है, इसमें कौन सी समझदारी है? आप ये बताइए। क्या हम ये नहीं समझे कि अगली तलवार जो है वो डाकघरों पे चलने वाली है? बताइए। कुछ प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए अच्छा ही सोचा होगा, इसीलिए कर रहे हैं। मैं वही बोल ऐसा तो रही है। हूँ। क्या क्या आपके अपने देश में समझदारी क्या है हो? कि बैंक सेक्टर को बेचकर प्रधानमंत्री आप ने 1.5 जो लाख सोचा वो डाकघरों अच्छा ही सोचा। 1.5 लाख डाकघरों को बीजेपी के कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं, आप वो बताइए। और क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें कौन सी समझदारी है? 30% वहां पर आपने रिबेट दिया हुआ है और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार किस तरह से करेगी? या आने वाली सरकार के ऊपर फिर कर्जे छोड़ के चली जाएगी? बताइए। कर्जा तो नहीं छोड़ेगी सरकार, तो सरकार तो हमारी रहेगी केंद्र के अंदर भी। तो कर्जा कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ, कर्जे का तो सवाल होगा नहीं, सरकार हमारी रहेगी और कर्जे का कोई सवाल नहीं है इसके अंदर। बोल नहीं बोले। तो ये एक अच्छा विषय निकल के आया है आज। जहांगीर जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो कुछ बजट है बहुत अच्छा है और देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी किसी चीज अमृतकाल जो है, जिन्होंने उनकी अच्छा परिभाषित किया है उसे, कि अमृतकाल में देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है। जनता खुश है, देश की जनता खुश है सारी। अभी रुपेश जी, हाँ। अमृतकाल का प्रचार करने के लिए भी जो है खर्च होगा, उसके लिए भी एक अलग से बजट बनाया जाएगा कि विज्ञापनों पर कितना खर्च होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कहेंगे जहांगीर जी? जहांगीर जी, ऐसा कुछ नहीं, अमृतकाल का प्रचार होगा कि नहीं, आप बताइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। या आपके ओरल बोलने से हम मान लें कि अमृतकाल में जी रहे हैं हम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो आप भी जानते हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट आप लोगों ने तय किया था, उसका 80% जो है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया आपने। ये वाली बात आपको पता है कि नहीं पता है? जनता को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं है, वो तो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए तो सब काम जरूरी है मैडम। जनता तक बात नहीं पहुंचेगी तो समझेंगे कैसे? काम पहुंचाइए जहांगीर जी, काम पहुंचाइए, एडवर्टाइजमेंट मत पहुंचाइए। आप काम पहुंचाएंगे, सरकार के गुण जनता अपने आप गाएगी। जनता जनार्दन है, सब जानती है। मोदी जी के पोस्टर लगना जरूरी है, जगह जगह बातचीत होना जरूरी है। जब तक आम जनता के हाथ में झोला नहीं आ जाए, मोदी जी तो खैर अब झोला उठाने से रहे, लेकिन 25 साल अमृत उत्सव में ये जरूर है कि हर एक आदमी के हाथ में झोला आ जाएगा और मोदी जी देखेंगे तो मध्यवर्गीय का हाल यही है और कारपोरेट जगत के हाथ में जो है सोना और हीरे मोती आना है वो भी तय है। तो झोला उठाना आम जनता को है। मोदी जी बोल रहे थे लेकिन हम समझ नहीं पाए कि झोला उठा के जाने वाला कौन है। वो उनका आम झोला जनता है। झोला बहुत भारी हो गया है। भारी हो गया, वही लेकर अब अपने लोगों का समय है कि झोला उठा लें तो हम निकल लें। उनका झोला बहुत भारी हो गया, वो झोला उठाकर इतना भारी झोला हो। जहांगीर जी अंतिम टिप्पणी में आपसे चाहूंगा, जहांगीर जी अंतिम टिप्पणी आप करें। जहांगीर जी अंतिम टिप्पणी में आपसे चाहूंगा पुनः। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए, देश के हित की सोचती है, देश के हित की सोचती, पब्लिक के हित की सोचती है। और गरीब अमीर इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। बिजनेस सबका बराबरी से चलता है। वो तो ऊंच नीच तो आती रहती है देश के अंदर, ऐसा नहीं है। किसी से कोई भेदभाव वाली पार्टी नहीं है, ना ही किसी से भेदभाव रखा गया है इसमें। अब जहांगीर जी आप डिबेट में हैं, लेकिन ये है कि आप जवाब ठीक से दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि जहांगीर जी अगली बार थोड़ा सा तैयारी से आइए।
हाँ ठीक है। वो थोड़ी तो आज का हमारा जो विषय था डिबेट की, भारत में जो बजट आया है वो कैसा है, तो हमने काफी जो हमारे मेहमान थे उनसे जाना कि भाई इसमें गरीब को क्या मिला है। जैसे कि शिवराज जी ने बताया कि ये गरीबों के हित का तो नहीं था, उसी प्रकार से अनिल यादव जी ने भी बताया कि किसानों का हित का नहीं था, उसी प्रकार से पूजा जी से भी हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि आम आदमी मिडिल क्लास को भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारे साथ दिनेश जी किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो हम उनसे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हमारे दर्शकों से एक निवेदन करता हूं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं, कि आपके हमारे मेहमानों की बातों पर आपका क्या विचार है, क्या आप सोचते हैं, निरंतर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहें और शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो करें, कमेंट जरूर करें, जिससे हमारे जो मेहमान आए हैं उन्होंने जो बातें कही है, महत्वपूर्ण समय दिया है, तो क्या वह निकलता है, क्या आप उस विषय में सोचते हैं और भारत का बजट किस प्रकार का है, ये एक बड़ा विषय है। आप सभी का धन्यवाद। मैं रूपेश कुमार।